नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलंदशहर में कोतवाली देहात के भाईपुरा मोड़ पर आज आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई, मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 को नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हाजी यूनुस के काफिले पर 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई है और हाजी पर हमला कराने का आरोप जेल में बंद उसी के भतीजे अनस पर लगा है। तो ये पुरानी आपसी रंजिश देखिए किस तरह से आज नया मोड़ लेती है, जब भतीजे पर आरोप लगा है कि उसने ही अपने चाचा पर फायरिंग करवाई। पुरानी रंजिश थी। पूरा ये काफिला था, एक कार्यक्रम से लौट रहा था जिसमें 5 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हो गई है। हाजी यूनुस हैं जो एक शादी में भाईपुरा गांव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहां से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है। इसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हाजी में भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा एक घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। प्रशांत, ताजा अपडेट क्या है? जो लोग जख्मी हैं उनकी क्या स्थिति अभी बनी हुई है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? अब जी देखिए, अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और हालात नाजुक बना हुआ है और 3 लोग अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और हायर सेंटर में उनका उपचार चल रहा है। और जिस तरीके से 50 से 60 राउंड फायरिंग होती है, तो उस तरीके से महसूस आज जनपद में ये हो रहा है कि पूरी तरीके से बुलंदशहर जनपद में जंगल राज है और बुलंदशहर पुलिस पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर है और लगातार पुलिस टीम दबिश देने का दावा कर रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा दे रही है, लेकिन अभी तक बुलंदशहर पुलिस किसी भी आरोपी के पास नहीं जा पाई है और अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो लोग जख्मी हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और फिलहाल कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई। सीएम योगी आज शाम को चंदौली दौरे पर थे। जिले की सगलडीहा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर ज्ञापन देने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका तो इस पे विधायक सीओ निरुद्ध सिंह से भिड़ गए। उनका कॉलर पकड़कर बदसलूकी की, बदतमीजी की। इतना ही नहीं, विधायक ने सीओ के सिर पर टक्कर मारी, कई बार मारी। एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एसपी ने कहा है मामले में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, सपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कुछ ज्ञापन देने का वो था। उनसे पूर्व में भी संपर्क किया था, उनके बाद बताया था जो भी इनका ज्ञापन है वो शांतिपूर्वक दे दीजिए। पर इनके द्वारा मूवमेंट की गई और यहाँ से सभा स्थल से हालांकि बहुत दूर थे, लगभग 8-10 किलोमीटर यहाँ सभा स्थल से काफ़ी दूर थे, पास नहीं थे। तो वहाँ पर जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी तो ये इन्होंने धक्का मुक्की करी। उसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ कार्रवाई हुई है, तो उसकी जाँच करके जो भी उसमें कार्रवाई रहेगी वो की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो करी जाएगी उसकी। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा, अखिलेश यादव यूपी की जनता से कहते नहीं थक रहे, आ रहा हूं। अखिलेश यादव जी, क्या यूपी में यही गुंडा राज, माफिया राज लाने के लिए आप आना चाहते हैं? ये सवाल पूछा है उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए, क्योंकि आज लगातार इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनके विधायक पर। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी घटना का वीडियो ट्वीट करके लिखा, लाल टोपी वाले अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए। इस 2 लाइन के ट्वीट में उन्होंने सवाल बड़ा गंभीर उठाया, एक तरह से जो कटाक्ष किया। उन्होंने कहा लाल टोपी वाले अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खासतौर से ये कहा जाता है कि वो गुंडागर्दी, लड़ाई, हुड़दंग में सबसे आगे रहते हैं और यही बात वो यहाँ पर अपने ट्वीट के जरिए कहते हुए अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हुए। उधर चंदौली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में बाबा कीनाराम जन्मस्थली पर दर्शन पूजन के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया, कहा
पहले प्रदेश में माफिया राज और भाई भतीजावाद थे। पिछली सरकारों में जनता के पैसों की लूट होती थी। उन्होंने कहा पहले उनका परिवार ही प्रदेश था, लेकिन हमारे लिए 24 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है। पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब जातिवाद का, परिवार और वंशवाद से ऊपर उठ करके काम नहीं कर पाए थे। भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लूट खसोट, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, संसाधनों पर डकैती और विकास के पैसों पर डकैती डाल करके ये लोग पैसों को, जनता के विकास पे लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कार्य करते थे। परिभाषा को अगर अखिलेश यादव समझे होते तो संभवतः मुझ पे परिवार की चर्चा करने की या परिवार न होने की मेरे पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं करते। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा, और इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। लेकिन तुम्हारी संकुचित सोच थी, इसलिए केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। आज एक और हैरान करने वाली खबर आती है। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि अफ्रीका से आई खौफ की आहट के बीच ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। उसके बाद महाराष्ट्र में 7 केस मिलने से तो हड़कंप ही मच गया। अब ओमिक्रॉन के देश में कुल 12 केस हो चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तीसरी लहर की शुरुआत मान लिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ने जो तबाही मचाई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यूपी में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। चंदौली में सीएम योगी ने भी इस अदृश्य दुश्मन से सावधान रहने को कहा है। एक नया वेरिएंट आया है, उससे बचाव करने के लिए उत्तम उपाय है बचाव, और बचाव के लिए जीवन रक्षक के रूप में मोदी जी ने वैक्सीन फ्री में दी है, सबको दी है। ये सपा बसपा और कांग्रेस की तरह नहीं हो रहा कि चेहरा देख करके देंगे। हमने कहा नहीं, जो प्रदेश का है, देश का है, सबको वैक्सीन। तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर के दौरे पर आएंगे। गोरखपुर में पीएम मोदी एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी ने पीएम के दौरे के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी पूर्वांचल के लोगों को विकास की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में ही स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। लखनऊ में व्यापारी महाकुंभ में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि नोटबंदी के बाद से छोटे कारोबारियों का व्यापार तो चौपट हो गया। उन्होंने सड़क के उद्घाटन पर नारियल की जगह सड़क टूटने पर भी तंज कसा। वहीं अखिलेश बोले, बीजेपी में जैसे जैसे हार का डर बढ़ेगा, वैसे वैसे दिल्ली से बड़े नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। नारियल टूटना शुभ होता है, ये सड़क का टूटना क्या माने, हम ये बताइए आप। आप ये बताइए, नारियल टूटना चाहिए था कि सड़क टूटनी चाहिए थी? जोर से पटक दिया होगा। नहीं, लेकिन शुभ क्या माना जाए, नारियल टूटने का कि सड़क के टूटने का? ये तो पोल खुल गई इनकी। ये सब लोग जनता से घबराए हुए हैं। जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के तहत दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इनकी भाषा बदलेगी और नेताओं का आना भी संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जैसे जैसे हार का डर सजता आएगा इन्हें, तो इनकी यात्राएं भी बहुत निकलेंगी और दिल्ली से नेता भी बहुत आएंगे।
उधर लखनऊ में आज पश्चिमी यूपी के कई दलों के 20 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी का दामन थामने वालों में अनूप शहर के चेयरमैन ब्रजेश शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के बेटे अम्बरीश त्यागी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। जिस प्रकार से बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन और विभिन्न दलों के लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ प्रोसेस है पहले स्क्रीनिंग का, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिले स्तर पर जिस प्रकार से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मंडल स्तर पर जिस प्रकार से ज्वाइन कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश में आकर कुछ प्रमुख लोग आके ज्वाइन करते हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि अच्छी पहल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोगों ने बीजेपी के प्रति जो बढ़ता हुआ विश्वास है, बीजेपी उसको पूरा करेगी और पिछला रिकॉर्ड जो जीत का है बीजेपी का, वो बीजेपी अपना रिकॉर्ड अपने आप तोड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंचे, जहां राहुल बमरौली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे नेहरू गांधी खानदान के पैतृक आवास स्वराज भवन पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी राहुल के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी कमला नेहरू ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर मधु चंद्रा के यहां होने वाले शादी समारोह में शिरकत करेंगे। शादी में शामिल होने के बाद राहुल जो है वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। सीईओ जो कमला नेहरू ट्रस्ट की, इसमें उनके बेटे का रिसेप्शन है, पूरी तरह एक मांगलिक कार्यक्रम है। क्योंकि राहुल जी भी उस ट्रस्ट में हैं, तो वो अपने ट्रस्टी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आएंगे। नितांत व्यक्तिगत मैंने अभी राहुल जी से बात की, मैं बात करते ही आ रहा था, उन्होंने कहा है इलाहाबाद मेरा घर है, आनंद भवन मेरा है, मैं एक दिन अलग से आऊँगा और सिर्फ कार्यकर्ताओं से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और आइए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। आज वहां फिर से नए प्रतिष्ठान बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं। मैं एक व्यापारी के घर में गया था, जिस व्यापारी ने प्लान कर लिया था, और उस परिवार से मिलने के लिए मैं गया। वहां एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां स्कूल पढ़ती हो? उसने कहा यहीं कस्बे में। मैंने कहा स्कूल में जाने में डर नहीं लगता है? कहा नहीं, अब डर नहीं लगता है। 4 साल 5 साल पहले बहुत भय लगता था, लेकिन अब भय नहीं लगता है। अब तो जो हम लोग जाते हैं, सड़कें सुरक्षित रहती हैं, पुलिस अलर्ट रहती है, और अगर कभी किसी बेटी पर किसी अपराधी के द्वारा हाथ डालने का प्रयास होता है, तो उसका जवाब पुलिस की गोली अपने आप देती है। हमारी गोली की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भाइयों बहनों, ये माहौल प्रदेश के अंदर दिया गया, और इसके लिए सरकार को हर एक स्तर पर लड़ना पड़ा। आप याद करिए, ये लखनऊ में 2010 से लेकर 2016 के बीच श्रवण साहू जो प्रतिष्ठित व्यापारी थे लखनऊ के, उनके पुत्र की निर्मम हत्या होती है। निर्मम हत्या वही दुर्दांत माफिया करता है जो डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर अपनी हवेली खड़ा कर देता है। आप आश्चर्य करेंगे, डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी हो गई माफिया की। मैं एक बार वहां गया था, मैंने पूछा भी ये भवन किसका बना हुआ है, क्योंकि तो वहां से सॉफ्ट टारगेट था डीजीपी का आवास। तो कहा साहब फलाने माफिया का है। तो मैंने कहा जमीन क्या उसने ली है? सब लोग मौन थे। मैंने कहा इस जमीन के कागज निकालो। देखा गया एनिमी प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति है। तो हमने कहा अवैध निर्माण जिसने परमिशन दी उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और जिसने बनाया है उसके ऊपर बुलडोजर चला दो।
भाइयों बहनों, आज जब उन दुर्दांत माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है समाजवादी पार्टी को। सबसे ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वह इन सभी दुर्दांत माफियाओं का सरपरस्त समाजवादी पार्टी ही थी। और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि साहब ये सरकार तो बुलडोजर की सरकार है, क्योंकि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं। हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा ही। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ाया है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। क्योंकि मेरा मानना है हमारा व्यापारी अगर खुशहाल होगा, हमारा नागरिक अगर सुरक्षित होगा तो प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश जिसके लिए हकदार था, देश की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश उभरेगा। और अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों के द्वारा हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, अपने नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं कोई संदेह की निगाहों से न देखें बल्कि सम्मान की निगाहों से देख सके, इस उद्देश्य से सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे। आज वही परिणाम, उसी का परिणाम है। हमने रिफॉर्म किए, व्यापारिक हित के लिए, जनता के हित के लिए रिफॉर्म किए।